हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। देखिए, हमने चैप्टर बहुत अच्छे से स्टार्ट कर दिया था, द लिविंग वर्ल्ड, एंड उसके अंदर हमने बहुत अच्छे से बहुत सारी चीज़ें देख ली थी। एक हम लोगों ने देख लिया था कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स कौन से हैं और डिफाइनिंग फीचर्स कौन से हैं। उसके बाद हमने बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर को बहुत अच्छे से देख लिया था और मेरे को अच्छे से पता है कि आपको बहुत अच्छे से सब कुछ समझ में आ गया होगा। साथ ही हमने कुछ बायोलॉजिकल नेम भी देखे थे, या हम कह सकते हैं हमने साइंटिफिक नेम भी देखे थे, जैसे कि हमने ट्रिटिकम, एस्टाइवम वीट का देखा था, होमोसेपियंस ह्यूमन का, मस्का डोमेस्टिका, हाउस फ्लाई का। ये सब हमने नेम्स ऑलरेडी देख लिए थे और आप लोगों को ये याद भी करने हैं। देखिए, आज हम करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी, ठीक है, जिससे हमारा आगे का और जो बेस जो है हमारा वो क्लियर हो जाएगा और आगे के लिए हमें समझना बहुत आसान हो जाएगा कि हमें काम कैसे करना है। ठीक है बच्चा, तो देखिए स्टूडेंट्स, सिस्टमैटिक्स क्या होता है ये ध्यान से सुनिएगा। सिस्टमैटिक्स मतलब होता है कि कोई भी चीज़ है, जैसे हम हमारे घर में होते हैं, ठीक है, तो मम्मी हमें बार बार कहती है ना, अरे नहीं सिस्टमैटिक तरह से नहीं रहते हो, ढंग से सामान नहीं रखते हो, कबर्ड को अच्छे से अरेंज करके रखो, एक सिस्टम में जमा के रखो। ऐसे ही होता है ऑफिसेज या स्कूल्स होते हैं, उसमें भी जो फाइल्स होती हैं या कोई रिकॉर्ड्स होते हैं, उनको एक सिस्टम, एक मैनर में फॉर्म करके उसको जमाया जाता है या एक मैनर में सिस्टमैटिक तरीके से उन्हें रखा जाता है। ठीक है बच्चा, सेम वही है सिस्टमैटिक का मतलब। इसमें क्या होता है, इसमें आता है टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। ऐसी सी कुछ टर्म्स आती हैं सिस्टमैटिक्स के अंदर जिनको हमें स्टडी करना होता है। ठीक है, उसे हम क्या कह देते हैं बच्चा, उसे हम कह देते हैं सिस्टमैटिक्स। बात समझ में आई। किसी भी चीज़ को एक मैनर में अरेंज करना, ठीक है, उसको हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, जिसमें क्या इंक्लूड है, टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन, देन नॉमेनक्लेचर। ओके बच्चा, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट इज द टर्म सिस्टमैटिक्स डिराइव फ्रॉम द लैटिनाइज्ड ग्रीक वर्ड सिस्टमा। ठीक है, ये ग्रीक जो वर्ड है वहाँ से डिराइव हुआ है। दिस वर्ड वॉज यूज बाय कैलस लीनियस। देखिए, इन साइंटिस्ट को तो आपको भूलना ही नहीं है। आपको पता है कि पहले भी साइंटिस्ट का नाम बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर में आ चुका है। ठीक है, बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर गिवन बाय कैलस लीनियस। ठीक है, अब सिस्टमैटिक्स जो वर्ड है वो भी कैलस लीनियस ने ही इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है बच्चा, इज नेमिंग हिज बुक सिस्टमा नेचुरा। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी थी सिस्टमा नेचुरा। इसके अंदर इन्होंने बताया था कि सिस्टमैटिक्स क्या होती है। उस बुक में इन्होंने इंट्रोड्यूस किया था कि सिस्टमैटिक्स जैसा भी कोई चीज़ होती है। ठीक है बच्चा, ये बात क्लियर हुई। नेक्स्ट इज सिस्टमैटिक्स डिफाइंड एज अ डिसिप्लिन विच डील्स विद द काइंड्स एंड डाइवर्सिटी ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स एंड एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप अमंग्स देमसेल्व्स। देखिए, इसमें क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डिसिप्लिन को डील करके रखते हैं। ऐसा ही होता है ना हमारे घर में या ऑफिस में कि एक सिस्टम से चलना है कि यार ए नाम की फ़ाइल इसी रैक में रखी जाएगी, बी नाम की फ़ाइल इसी रैक में रखी जाएगी, या हमारी क्लोथ कबर्ड है तो उसमें क्लोथ्स ही रखे जाएंगे। ठीक है, हमारी अगर बुक्स की कबर्ड है तो उसके अंदर बुक्स ही रखी जाएंगी। ठीक है, तो एक सिस्टम चलता है, उसी को हम सिस्टमैटिक्स कहते हैं, कि जिसके अंदर टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर इंक्लूड होगा। उसे हम क्या कहेंगे बच्चा, सिस्टमैटिक्स कहेंगे। ठीक है, ये बात क्लियर हुई आपको। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक्सोनमी। दिस टर्म इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स टैक्सिस मीन्स अरेंजमेंट एंड नॉर्म्स मीन्स लॉ। ठीक है बच्चा, अब देखिए सिस्टमैटिक्स में हमने देखा था ये टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। तो टेक्सोनमी का मतलब क्या हो गया कि हमें अरेंजमेंट करना है। ठीक है, जैसे मम्मी ने बस लॉ बना दिया है घर में कि नहीं ये चीज़ यहीं अरेंज होगी। ठीक है, या स्कूल है या ऑफिसेज है, वहाँ पर एक लॉ फॉर्म हो गया है कि नहीं, अगर यहाँ पर बुक्स जमनी है, किसने जमानी है, एक पर्टिकुलर काम कर दिया जाता है, एक सेपरेशन कर दिया जाता है कि नहीं इस रूम में बुक्स रहेंगी, इस रूम में क्लोथ्स रहेंगे, इस रूम में किचन का सामान रहेगा। तो मतलब एक पर्टिकुलर एक लॉ बना दिया जाता है कि कैसे कैसे हमें चीज़ों का अरेंज करना है। उसे हम बच्चा क्या कहते हैं, टेक्सोनमी कहते हैं। ठीक है, टेक्सोनमी इज अ फंक्शनल साइंस कंसर्न विद आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन। देखिए, सिस्टमैटिक्स में 4 टर्म्स आ रही थी, टेक्सोनमी, क्लासिफिकेशन, आइडेंटिफिकेशन एंड नॉमेनक्लेचर। टेक्सोनमी में जो बची हुई 3 टर्म हैं, जो कि आइडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन, वो आती हैं। ठीक है, डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स का जो हम अरेंजमेंट करते हैं एक लॉ के अकॉर्डिंग कि नहीं ये स्पीशीज़ है या ये जीनस है या ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, इसको एक पर्टिकुलर
उसमें रखा जाना चाहिए, एक पर्टिकुलर मैनर में रखा जाना चाहिए कि नहीं, अगर जैसे क्या होता है जैसे रेड कलर की बॉल्स हैं वो इसी बॉक्स में आनी चाहिए, ठीक है, ब्लू कलर की बॉल्स हैं वो इसी बॉक्स के अंदर आनी चाहिए, येलो कलर की बॉल्स है वो इसी बॉक्स के अंदर आनी चाहिए, ठीक है। तो एक टेक्सोनॉमी होती है। वैसे ही प्लांट्स और एनिमल्स के आप आगे पढ़ेंगे कि स्पीशीज़, जीनस, फैमिली सब कुछ होता है इनका, तो उसके अकॉर्डिंगली इन्हें एक मैनर में जमाया जाता है कि नहीं ये इस फैमिली का प्लांट है तो ये इस तरफ जाएगा, ये इस फैमिली का प्लांट है तो इस तरफ जाएगा। सेम विद एनिमल्स। ओके बच्चा, उसे हम क्या कहते थे, टेक्सोनॉमी कहते हैं। देन नेक्स्ट टर्म इज आइडेंटिफिकेशन। आइडेंटिफिकेशन इज द डिटर्मिनेशन दैट अ पर्टिकुलर प्लांट और एनिमल इज सिमिलर टू सम अदर नोन इंडिविजुअल्स, ठीक है। आइडेंटिफिकेशन किया जाता है कि कौन सी फैमिली से बिलोंग किया जा रहा है, ये कुछ अलग है या सेम स्पीशीज चलती आ रही है या क्या, मतलब उसको आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। मतलब जो कोई अननोन प्लांट है, कोई अननोन प्लांट है जिसे हमने आज ही देखा है, आज ही हमने इंट्रोड्यूस किया है उसको क्या करा जाता है कि एक पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल को सिमिलर है या किसी से सिमिलर, मिलता जुलता है या सेम है या बिल्कुल डिफरेंट है, तो उसे कहाँ रखना है उसके लिए हम उसका आइडेंटिफिकेशन करना ज़रूरी है, ठीक है। देन नेक्स्ट टर्म इज नोमेनक्लेचर। नोमेनक्लेचर इज द एप्लीकेशन ऑफ करेक्ट नेम्स टू दोज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विच देमसेल्व्स हैव नो नेम्स, ठीक है। जैसे कोई छोटा बेबी होता है उसको नाम दिया जाता है, तभी तो पर्टिकुलरली स्कूल में उसका नाम रखा जाएगा या उसी नाम से लोग उसे जानेंगे, ठीक है। तो जिनके पास नाम नहीं होता है, जो प्लांट्स या एनिमल्स हैं जिन्हें एक नाम, एक पर्टिकुलर नेम, इंडिविजुअल, उनको एक अपना आइडेंटिफिकेशन नहीं दिया जाता कि अच्छा ये इस फैमिली से बिलोंग करता है तो इसका नाम ये रखना चाहिए, ठीक है बच्चा। तो उसको क्या कहते हैं, नॉमेनक्लेचर कहते हैं कि उसको एक बार हमने नाम दे दिया कि नहीं ये अब इसका नाम ये है, इसका स्पीशीज़ ये है, जीनस ये इस फैमिली से बिलोंग करता है, उसको हम नॉमेनक्लेचर कहते हैं। द नेम्स बाय विच दे आर कॉल्ड आर नेम्स विच वी हैव अप्लाइड टू दैम। हमने अभी जैसे कोई छोटा बेबी हुआ, ठीक है, उसका नाम मान लीजिए हमने रख दिया गोलू, तो अब हम उसको गोलू ही बुलाएंगे। बाकी सब जितने भी हमारे नोन हैं, रिलेटिव्स हैं, सब उसको क्या बुलाएंगे बच्चा, गोलू ही बुलाएंगे, ठीक है। उसको क्या कह देते हैं हम, नोमेनक्लेचर कह देते हैं कि जो हमने नाम रख दिया अब वो नाम सब जगह अप्लाई हो जाएगा। दीज नेम सर्व्स टू वेरी इंपॉर्टेंट पर्पज। देखिए, फर्स्टली दे आर फॉर कन्वीनियंस इन रेफरिंग टू दैम, ठीक है। अगर हमें किसी को रेफ़र करना है कि नहीं यार मुझे तो गोलू के पास ही जाना है, तो उसके लिए हमें उसका नाम तो पता होना चाहिए ना कि गोलू है, ठीक है, नहीं तो हम कैसे उसको एड्रेस करेंगे सामने वाले को कि यार उसके पास जाना है। सेकेंडली दे इंडिकेट रिलेशनशिप्स। इससे रिलेशनशिप पता चलते हैं कि अच्छा वो कौन सी सोसाइटी का है, ठीक है, वो ह्यूमन है, गोलू ह्यूमन है कि डॉग है या प्लांट है, मतलब ऐसे डिफरेंट नेम से ही हम पता कर सकते हैं कि ये ह्यूमन है, प्लांट है या एनिमल है, ठीक है। तो नोमेनक्लेचर क्या करते हैं, इंडिकेट करते हैं, करेक्ट। ये चीज़ समझ में आई। नेक्स्ट टर्म इज क्लासिफिकेशन। It is the disposition of plants and animals or groups of plants and animals into categories according to some particular plan। वही सेम चीज़ है कि एक पर्टिकुलर प्लान एक बना दिया जाता है कि भाई प्लांट इसी चीज़ में रखे जाएंगे, एनिमल्स इस चीज़ में रखे जाएंगे, ठीक है। जैसे उनका शेप क्या है, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उस अकॉर्डिंग उनको क्या होता है कि अलग अलग डिफरेंट फैमिलीज़ में या डिफरेंट बॉक्स में रखा जाता है। जैसे मान लीजिए मैं कह रही हूँ कि रेड सर्कल जो बॉल हैं वो एक बॉक्स में आनी चाहिए, रेड स्क्वायर जो बॉल्स हैं वो एक उसमें आनी चाहिए, तो मैं ऐसा कुछ कहना चाह रही हूँ कि ऐसा सा कुछ है तो एक एक बॉक्स में आना चाहिए। मतलब उनको क्या करा जाता है, एनिमल्स हो या चाहे प्लांट्स हो, उनको उनके अकॉर्डिंगली एक पर्टिकुलर प्लान बनाया जाता है जिसमें उन्हें रखा जाता है, डिपोजिशन किया जाता है, ठीक है। इट में ऑल्सो भी डिफाइंड एज ए सिस्टम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू ग्रुप्स शोइंग रिलेशनशिप, जिससे हमें रिलेशनशिप भी पर्टिकुलरली पता चल सके। आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर हम इसीलिए करते हैं ताकि हमें पर्टिकुलर किसी इंडिविजुअल, किसी लिविंग की हमें पता चल सके कि उसका रिलेशनशिप किस स्पीशीज़ से है, हमें किसको स्टडी करना है, ठीक है। ये बात समझ में आई यहाँ तक की। नेक्स्ट कुछ टर्म्स हैं जो आपको पढ़नी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्हाट इज साइटोटैक्सोनॉमी। साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर जो सेल से रिलेटेड जितना भी नॉलेज है, जितना भी स्टडी है, वो साइटोटैक्सोनॉमी के अंदर आता है, ठीक है। यूटिलाइजेज साइटोलॉजिकल नॉलेज ऑन सेल, क्रोमोसोम नंबर, स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग मियोसिस फॉर द पर्पस ऑफ क्लासिफिकेशन। इस अकॉर्डिंगली भी क्लासिफिकेशन करना इजी हो जाता है कि इसके क्रोमोसोम नंबर क्या है। जैसे ह्यूमंस के क्रोमोसोम नंबर क्या होते हैं, 46,
एक पी प्लांट होता है, इसके 14 होते हैं क्रोमोजोम नंबर, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि हाँ, अगर मतलब ये 46 है, अगर किसी का मान लीजिए क्रोमोजोम नंबर 46 है, मतलब वो ह्यूमन में, मतलब वो एनिमल में रखा जाना चाहिए। जैसे एनिमेलिया किंगडम एक बनाया गया है, तो ठीक है, ये इसमें रखा जाएगा, उसकी भी कौन सी होमोसेपियंस की जो वो रहेगी उसमें रखा जाएगा, ठीक है। अब पी प्लांट है, मतलब इस किसी का मान लीजिए 14 अगर वो आ रहा है क्रोमोजोम नंबर, मतलब ये प्लांट से रिलेटेड है, तो इससे क्या होता है बच्चा, ये जो आइडेंटिफिकेशन है वो ईजी हो जाता है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट द क्रोमोजोम नंबर इज द कांस्टेंट इन स्पीशीज़। एग्जाम्पल, स्पीशीज़ में कांस्टेंट रहता है, ठीक है, कि मान लीजिए अगर ह्यूमन की स्पीशीज़ है तो सब में 46 क्रोमोजोम्स ही रहेंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैन हैव 46 एंड पोटैटो हैव 48 क्रोमोजोम। अब जितने भी पोटैटो ले लीजिए, सब में जो क्रोमोजोम नंबर है वो 48 ही रहेगा। कोई सा भी ह्यूमन ले लीजिए, किसी में भी चले जाइए, सबका क्रोमोजोम नंबर फिक्स है, मतलब 46 है। अगर आप पी प्लांट में चले जाइए तो सबका क्रोमोजोम नंबर 14 ही रहेगा। तो इससे ईजी हो जाता है आइडेंटिफिकेशन करना कि ये कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है, कौन सी स्पीशीज़ का है, क्या इसका जीनस है, सब कुछ आइडेंटिफिकेशन करना और एक पर्टिकुलर मैनर में जमाने में बहुत आसानी हो जाती है। द साइज ऑफ क्रोमोजोम मे बी वेरिएबल। एग्जाम्पल, हर्बेशियस प्लांट हैव लार्ज नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन कंपैरिजन टू वुडी प्लांट्स। ये हो सकता है कि जो क्रोमोजोम का जो साइज़ है वो छोटा बड़ा हो सकता है, कि जैसे मान लीजिए किसी में ऐसा हो, किसी में मान लीजिए ऐसा हो, ठीक है, तो सब में डिफरेंट हो सकता है, बट जो नंबर हैं वो सेम रहेंगे बच्चा, ठीक है। बात समझ में आई, क्लियर हुए ये सारे पॉइंट्स। नेक्स्ट इज द इन्फॉर्मेशन अबाउट द मोड ऑफ पेयरिंग ऑफ क्रोमोजोम्स ड्यूरिंग मियोसिस इज यूटिलाइज्ड बाय द टैक्सोनॉमिस्ट टू फाइंड आउट द रिलेशनशिप बिटवीन द स्पीशीज़। इससे स्पीशीज़ के बीच की हम रिलेशनशिप बता सकते हैं, यहाँ तक भी बता सकते हैं कि कौन किसके नियरेस्ट स्पीशीज़ का है। जैसे हम लोग को बताया जाता है कि हम लोग किसके नियरेस्ट हैं, जो मंकी होते हैं, ठीक है, उनके नियरेस्ट स्पीशीज़ को हमें बताया जाता है कि पिछले जन्म में ये तो बंदर थे, है ना, ऐसे ही कहा जाता है ना ह्यूमंस के लिए। तो कुछ ना कुछ तो वहाँ पे उनको लॉजिकल रीजनिंग मिली होगी ना, कि जब भी तो उन्होंने बताया कि नहीं इनके जो पूर्वज थे वो बंदर थे, तो शायद उन्होंने क्रोमोजोम नंबर को इसका वो एक जरिया बनाया हो पता करने का, ठीक है बच्चा, ये बात समझ में आई। नेक्स्ट इज कीमोटैक्सोनॉमी। देखिए ऊपर साइटोटैक्सोनॉमी थी, साइटो मीन्स क्या आ रहा था, सेल से रिलेटेड, कीमोटैक्सोनॉमी में केमिकल से रिलेटेड आएगा, ठीक है। कुछ प्लांट्स क्या होते हैं बच्चा कि उनमें से ना स्मेल आती है। जैसे आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि अगर रोज़ फ्लावर आसपास कहीं होएगा तो आपको स्मेल आ जाएगी, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ ये तो रोज़ का प्लांट है, ठीक है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा मैंगो की स्मेल बहुत दूर से आ जाती है, ठीक है। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं या फ्रूट वाले प्लांट्स हैं, तो हमें पता चल जाता है कि अच्छा हाँ ये तो इसी की स्मेल है, ठीक है। तो उसी की स्टडी को हम कीमोटैक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। इज बेस्ड ऑन द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है। द फ्रेग्रेंस, द प्लीजेंट स्मेल एंड टेस्ट ऑफ प्लांट इज वेरिएबल फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। ये हमें पता है कि सबका टेस्ट डिफरेंट होएगा प्लांट्स का, ठीक है, स्मेल भी डिफरेंट रहेगी। In ancient time, the classification of medicinal plants was based on the chemical information such as aroma, flavor in case of species। मतलब पहले के ज़माने में क्या होता था, तो जंगल में अच्छा लोग क्या करते थे कि उसकी जो लीव्स होती थी किसी मेडिसिनल प्लांट की, उसको क्या करते थे, उसकी स्मेल से या उसको थोड़ा सा टेस्ट करके ही पता कर लेते कि अच्छा ये इसका प्लांट है, इससे ये क्योर किया जा सकता है, ठीक है बच्चा। आपने बहुत सारी मूवीज़ में देखा होगा कि जो जंगल में होता है अगर कोई, तो वो क्या करते हैं, जैसे वो एक कुछ चैनल आता है नेशनल ज्योग्राफी पे, मैन वर्सेस वाइल्ड एक सीरियल एक आता है, उसमें वो बताता है कि जंगल में अगर उसको कुछ लग जाता है तो कोई प्लांट ऐसा ऐसा ढूंढता है और उसको रब करके अपने उस पर जहाँ उसे लगी होती है वहाँ पर वो लगा लेता है, ठीक है। तो वो क्या होता है ना, आइडेंटिफिकेशन होता है कि अच्छा हाँ इसकी स्मेल इससे रिजेंबल है, या इसकी लीफ ऐसी है, या इसका टेस्ट ऐसा है, तो ये ऐसा सा प्लांट हो सकता है, ठीक है। द केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ प्लांट्स आर स्टेबल एंड डू नॉट चेंज ईजीली, ठीक है। इनका क्या होता है, स्टेबल होता है केमिकल। ऐसा नहीं है कि आज अच्छा मैंने कोई प्लांट स्मेल किया, इसकी अब रोज़ की स्मेल आप कितने सालों से स्मेल करते आ रहे हो, सेम ही है ना, कुछ चेंजेस थोड़ी ना हुआ है उसमें कि नहीं रोज़ में से कोई अलग तरह की स्मेल आने लग गई है, नहीं होता है ना ऐसा। देखिए नेक्स्ट इज बाय केमिकल एनालिसिस ऑफ प्लांट्स द केमिकल इन्फॉर्मेशन मे बी गैदर्ड फ्रॉम एनी पार्ट ऑफ द प्लांट। ये किसी भी पार्ट से नॉलेज, कोई लीव से, कोई स्टेम से या फ्लावर से, ठीक है, कहीं से भी हमें नॉलेज मिल सकती है। द केमिकल कैरेक्टर्स आर यूजफुल इन द एस्टैब्लिशिंग रिलेशनशिप्स एंड
स्टैटिस्टिकल एवोल्यूशन ऑफ टेक्सोनोमिक इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हेल्प करते हैं कैरेक्टर्स को पहचानने के लिए, इनकी रिलेशनशिप को पहचानने के लिए। और क्या होता है, कभी डेटा जो होता है वो बहुत लार्ज स्केल पे होता है, तो उनको एक फॉर्म में, एक जमाने के लिए, एक फॉर्म में अरेंज करने के लिए क्या करना पड़ता है, हमें स्टैटिस्टिकल इवोल्यूशन करना पड़ता है, ठीक है। समझ में आई बच्चा बात? द केमिकल नेचर ऑफ प्रोटीन्स एंड सीक्वेंसिंग इन DNA हैव बीन ऑल्सो यूज टू एस्टेब्लिश्ड एफिनिटीज़ एंड सिमिलैरिटीज़। एफिनिटीज़, इनमें क्या डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ है, क्या सीक्वेंसिंग हो सकता है, उसके लिए, सबके लिए क्या होता है, कीमोटेक्सोनोमी क्या होता है बच्चा, काम में आती है, ठीक है। आप लोगों को इतना ध्यान रखना है कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूट होता है प्लांट का, उससे भी हम उसका पता लगा सकते हैं कि वो कौन सी स्पीशीज़ से बिलोंग करता है। एंड दिस हेल्प इन nomenclature, identification, classification and arrangement. Okay, next is numerical taxonomy, ठीक है। न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी में सेम वही कि अगर जब डेटा ज़्यादा होता है तो हमें एक इंडिविजुअल को उसको अकॉर्डिंग फॉर्म करने में क्या होता है, बहुत टाइम लग सकता है, तो इसलिए क्या होता है, न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी की हेल्प ली जाती है। इवेल्यूट्स रिजेम्बलेंस एंड डिफरेंस और प्रिमिटिवनेस एंड एडवांसमेंट थ्रू स्टैटिस्टिकल मेथड्स बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर्स ऑब्टेन फ्रॉम ऑल डिसिप्लिन्स ऑफ बायोलॉजी फॉलोड बाय कंप्यूटर एनालिसिस। इससे क्या हो जाता है बच्चा, जो हमारा काम हो जाता है वो बहुत आसान हो जाता है अगर हम कंप्यूटर एनालिसिस की हेल्प ले लेते हैं। देखिए, जब स्कूल में हमें कोई मार्कशीट फॉर्म करनी होती है एक स्टूडेंट की, अब आप देखिए अगर एक टीचर पर्टिकुलर एक स्टूडेंट का, जैसे मैथ्स का नंबर यहाँ लिख रही है, साइंस का नंबर यहाँ लिख रही है, सोशल साइंस का नंबर, ऐसे करके पूरा पर्टिकुलर एक बच्चे का अगर मान लीजिए आप वो एक बनाएंगी, मार्कशीट बनाएंगे, तो उन्हें कितना टाइम लगेगा। जबकि अगर कंप्यूटर में वो एक बार में एक एंट्री शो कर देंगी तो वो पर्टिकुलरली फास्टली हो जाएगा और प्रिंट आउट्स निकाल के वो इजीली डिस्ट्रीब्यूट कर सकती हैं, ठीक है। तो न्यूमेरिकल टेक्सोनॉमी का इसीलिए बेनिफिट है। अब इतने सारे प्लांट हैं, आप लोगों को पहले भी बताया था मैंने, 1.8 मिलियन अप्रॉक्स प्लांट्स और एनिमल्स हैं। तो मान लीजिए अगर हमें कोई चीज़ मिल रही है, अगर हमें उसे अरेंज करना है तो हमें कितना टाइम लग जाएगा ये अरेंजमेंट में, ठीक है। तो इसलिए क्या होता है, लार्ज नंबर पे अगर कोई, और ऐसा नहीं ना एक प्लांट, बस केवल प्लांट है तो प्लांट को उसमें अरेंज कर दो, प्लांट में भी कितनी सारी स्पीशीज़ हैं, ठीक है, कितनी सारी फैमिलीज़ हैं, कितना डिफरेंस इनमें, कितना वैरायटी है, तो उसके लिए क्या है, एक पर्टिकुलर मैनर में इन्हें अरेंज करना ज़रूरी है। द न्यूमेरिकल डिग्री ऑफ रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल्स, ठीक है, ये क्या करती है, इस्टेब्लिश करती है न्यूमेरिकल डिग्री, रिलेशनशिप बिटवीन रिलेशनशिप अमंग इंडिविजुअल, ठीक है, कि हाँ जैसे ग्राफ टाइप्स जो बना सकते हैं हम, ठीक है, कि किसका, इसके कैरेक्टर्स, मान लीजिए यहाँ पे कुछ फ्लावर्स का कलर वलर कुछ लिख के ऐसे ऐसे बना के कुछ ग्राफ बना दिया, तो उससे ईजी हो जाता है, एक न्यूमेरिकल डिग्री बन जाती है कि अच्छा हाँ अब इसको हम यहाँ अरेंज कर सकते हैं। द रिलेशनशिप और एफिनिटी वैल्यूज़ आर देन यूज टू एक्सट्रैक्ट टेक्सोनॉमिक कैटेगरीज, इससे हम आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, अरेंजमेंट वो सब कर सकते हैं। इट्स इफेक्टिवनेस डिपेंड्स अपॉन द जजमेंट ऑफ द बायोसिस्टमैटिस्ट इन द सिलेक्टिंग कैरेक्टर्स एंड करंट नॉलेज अबाउट दैम। ये डिपेंड करता है कि आप कौन से कैरेक्टर्स यूज़ कर रहे हैं, किस मैनर में यूज़ कर रहे हैं, सही तरीका को आप फॉलो कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो भी इस पर डिपेंड करता है, ठीक है बच्चा। नेक्स्ट इज एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी इज बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंटल डिटर्मिनेशन ऑफ द जेनेटिकल इंटर रिलेशनशिप, रोल ऑफ एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ इवोल्यूशनरी यूनिट्स विद इन अ स्पीशीज़, ठीक है। ये सब कुछ एनवायरनमेंट पे डिपेंड करता है कि एनवायरनमेंट के चेंज होने की वजह से जो स्पीशीज़ है उसमें कितने चेंजेस आए हैं, वो कितना सरवाइव कर पाई है, उसके जेनेटिक जो मटेरियल है उसमें क्या चेंजेस आए हैं, तो उस सब को क्या करते हैं बेटा, एक्सपेरिमेंटल टेक्सोनॉमी कहते हैं, ठीक है। बात समझ में आई? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने पूरी कोशिश करी आपको बहुत ईजी फॉर्म में समझाने की। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग हायरार्की पढ़ेंगे, स्पीशीज़, जीनस, फैमिली, ये सब क्या होता है ये बहुत अच्छे से देखेंगे। तो सो प्लीज़ स्टे ट्यून एंड लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड प्लीज़ क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम चैनल। बहुत अच्छी वीडियोस आ चुकी हैं, बहुत अच्छा कंटेंट ऑलरेडी डल चुका है, तो प्लीज़ गो चेक, वॉच एंड क्लियर योर कॉन्सेप्ट फ्रॉम बायो दीदी एबल। थैंक यू।